जुलाई 2015। कोलकाता का एक शांत रेजिडेंशियल एरिया। पुलिस एक अपार्टमेंट के बाहर खड़ी थी। उन्हें लग रहा था कि ये एक रूटीन इंक्वायरी होगी, लेकिन दरवाजा खुलते ही उनके सामने जो मंजर आया उसने सबको हैरान कर दिया। घर के अंदर एक आदमी था जिसने महीनों से बाहर की दुनिया को नहीं देखा था। उसी घर में एक और इंसान भी मौजूद था, मगर वो 6 महीने पहले ही मर चुका था। एक इंसानी कंकाल, घर के अंदर बिखरी हुई अजीब चीजें और ऐसे सवाल जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। ये कहानी है कोलकाता के इनफेमस रॉबिन्सन स्ट्रीट स्केलेटन केस की। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। साल 1989। औरोबिंदो दे अपनी पत्नी आरती दे और बच्चों पार्थो दे और देवजानी दे के साथ बेंगलुरु से कोलकाता अपने पुश्तैनी घर में रहने आए थे। रिटायरमेंट के बाद औरोबिंदो को अब अपने परिवार के साथ एक शांति भरी जिंदगी चाहिए थी। औरोबिंदो का पुश्तैनी घर रॉबिन्सन स्ट्रीट के पोश एरिया में था, जिसे औरोबिंदो के परिवार वालों ने ब्रिटिशर्स से खरीदा था, जिसकी वजह से इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा थी। और जहाँ प्रॉपर्टी की बात आती, वहाँ अक्सर हमें यही सुनने मिलता है कि परिवार के भाइयों के बीच वाद विवाद रहता ही है, जैसा कि औरोबिंदो और उनके भाई अरुण दे के बीच भी था, जिसके कारण इन दोनों भाइयों ने इस घर के 2 हिस्से किए थे, जिसमें से एक में औरोबिंदो का परिवार रहा करता था और दूसरे में अरुण की फैमिली रहा करती थी। औरोबिंदो की पत्नी आरती दे वैसे तो एक परफेक्ट हाउस मेकर थी। वो अपने पति और बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन उनकी एक चीज जो काफी अजीब थी वो ये कि वो अपने बच्चों को लोगों से ज्यादा बातचीत करने और सोशलाइज होने से मना किया करती थी, जिसके कारण देवजानी और पार्थो दोनों के ही कोई दोस्त नहीं थे। मगर इससे उन दोनों पर खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पार्थो और देवजानी एक दूसरे के साथ ही खुश रहते थे और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे पर काफी ज्यादा डिपेंड हो गए थे। कुछ सालों बाद पार्थो को बेंगलुरु की एक अच्छी आईटी फर्म में जॉब मिल गई थी और देवजानी कोलकाता के हाईली रिप्यूटेड स्कूल डॉन बॉस्को में म्यूजिक टीचर के तौर पे नौकरी कर रही थी। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 2007 में औरोबिंदो की पत्नी आरती का कैंसर की वजह से निधन हो गया, जिसके कारण ये परिवार पूरी तरह टूट चुका था। इस हादसे के बाद देवजानी ने भी अपनी टीचिंग जॉब छोड़ दी थी। अब इस घर में औरोबिंदो, उनके दोनों बच्चे और 2 डॉग्स ही बचे थे। परिवार के तीनों सदस्यों ने ही बाहर आना जाना, लोगों से मिलना जुलना लगभग बंद ही कर दिया था। और जहां अभी देवजानी और पार्थो अपनी मां की मौत के सदमे से पूरी तरह उभरे भी नहीं थे, वहीं उन्हें फिर से जिंदगी ने एक और ट्रॉमा दे दिया। जून 10, 2015 औरोबिंदो के घर से आसपास के लोगों को काफी ज्यादा धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। पड़ोसियों ने तुरंत ही फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया और जब फायर ब्रिगेड वहां पहुंची तो घर के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने शायद कभी सोचा तक ना हो। घर के बाथरूम में औरोबिंदो की डेड बॉडी उनके बाथटब में पूरी तरह जली हुई पड़ी थी। उनकी बॉडी के बगल में केरोसिन की बोतल और एक मैच बॉक्स भी था और था एक लेटर जिसमें लिखा था कि मेरी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। फायर ब्रिगेड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस मौके पर पहुंची। जहां पुलिस ने जब घर को देखा तो सारी चीजें घर में इधर उधर बिखरी हुई थीं। घर के अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी, साथ ही पूरे घर में एक औरत के गाने की आवाज गूंज रही थी। इस दौरान पार्थो बहुत ही बेचैन था और इसीलिए वो पुलिस से भी ढंग से बात नहीं कर रहा था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। लेकिन इस बीच बाहर लगी लोगों की भीड़ ने ये सवाल किया कि औरोबिंदो के तो 2 बच्चे थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ पार्थो ही दिखाई दे रहा है, देवजानी कहाँ है? पुलिस का शक पार्थो पर और गहरा होते जा रहा था और जब पुलिस ने दबाव बनाते हुए पार्थो से पूछताछ करी तो उसने 6 महीने पुराना ऐसा राज पुलिस को बताया जिसे सुन वहाँ खड़ा हर एक शख्स पूरी तरह शॉक्ड था। पार्थो ने पुलिस को बताया कि उसकी बहन देवजानी घर में ही है, बस वो जिंदा नहीं है। असल में देवजानी 6 महीने पहले ही मर चुकी थी। पुलिस ने घर की तलाशी शुरू करी। जहाँ बाकी पूरा घर बिखरा और गंदा था, वहीं पुलिस को एक कमरा ऐसा मिला जो बाकी घर के मुकाबले साफ था और जिसे देखकर यही लग रहा था कि उस कमरे को रोज कोई वहां रहने के लिए साफ किया करता है। हर सामान अपनी जगह पर था और बिस्तर की चादर को भी हाल में बदला गया था, जिसे देखकर लग रहा था जैसे उस पर कोई सोया हो। पास जाने पर पुलिस ने जब वो चादर हटाई तो वो नजारा देखकर पुलिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। बिस्तर पर देवजानी की बॉडी पड़ी थी, जो बीते 6 महीनों में पूरी तरह सड़ चुकी थी और अब एक कंकाल बनकर रह गई थी। दूसरा शौक पुलिस को देवजानी के पास रखी एक बोरी में मिला, जिसमें इस
फैमिली के 2 डॉग्स के कंकाल थे। पुलिस को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर इस घर में ये सब हो क्या रहा था। उनके मन में यही सवाल आ रहा था कि पिछले 6 महीने से पार्थो देवजानी की बॉडी के साथ कैसे रह रहा था, और क्या औरोबिंदो को भी ये बात नहीं पता थी कि उनकी बेटी मर चुकी है। इन सब सवालों के जवाब अब बस एक इंसान दे सकता था, जो कि था पार्थो दे। पुलिस ने पार्थो से पूछताछ करी, लेकिन वो बस एक ही चीज कह रहा था कि मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है। पार्थो ने पुलिस को बताया कि देवजानी ने नवंबर से ही फास्टिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अगस्त में उनके दोनों डॉग्स मर चुके थे। पहले अपनी माँ और फिर दोनों डॉग्स को अचानक खोने से देवजानी डिप्रेस्ड रहने लगी थी, जिसके बाद वो काफी ज्यादा धार्मिक होने लगी थी। देवजानी को लगता था कि अगर वो फास्टिंग करे और हर एक धर्म के भगवान को पूजे तो शायद उसने जिन्हें खोया है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और साथ ही उनके घर में भी शांति आएगी। इसके लिए वो अलग अलग लोगों की चैंटिंग भी सुना करती थी, जिनमें से एक थी जॉयस मेयर, और ये वही थी जिनकी चैंटिंग्स की आवाज इस घर के स्पीकर में गूंज रही थी। फास्टिंग के चलते देवजानी दिन भर ना तो कुछ खाया करती और ना ही पानी पीती, और इसी कारण 24 दिसंबर 2014 को देवजानी की बैठे बैठे ही अचानक मौत हो गई। लेकिन पार्थो अपनी बहन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये दोनों भाई बहन बचपन से सिर्फ एक दूसरे के साथ ही सारा समय बिताया करते थे। इसीलिए पार्थो ने न तो अपनी बहन और न ही अपने डॉग्स की बॉडी का अंतिम संस्कार किया था, बल्कि वो हर दिन देवजानी का कमरा साफ किया करता, मानो उसके लिए देवजानी अब भी जिंदा थी, और वो ये मानता था कि उसकी बहन हर रात उससे मिलने आती थी। मगर पुलिस का काम है शक करना, और वो अब भी पार्थो पर ही शक कर रहे थे घर में हुई दोनों मौतों के लिए। लेकिन जब देवजानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उसकी डेथ का रीजन हार्ट अटैक सामने आया, तो अब पुलिस कंफ्यूज होने लगी थी। और अब सवाल ये था कि औरोबिंदो को अपनी बेटी की मौत के बारे में कुछ मालूम कैसे नहीं चला। तो इसका कारण हो सकता है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए घर में आई थी तो वहां उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे कागज के टुकड़े इधर उधर पूरे घर में हर जगह बिखरे मिले थे। जब पुलिस ने इन कागजों को जांचा तो उन्हें पता चला कि घर के तीनों सदस्य यानी औरोबिंदो, पार्थो और देवजानी कभी भी एक दूसरे से डायरेक्टली बात नहीं किया करते थे। वो लोग कागजों में अपने मैसेज को लिखकर उसके जरिए बात किया करते थे, और इसी कारण औरोबिंदो को शायद मार्च 2015 तक ये नहीं पता चला कि देवजानी अब इस दुनिया में नहीं है, जब तक पार्थो ने खुद औरोबिंदो को ये सारी बात नहीं बताई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का केस है। दूसरी तरफ पार्थो का व्यवहार देखते हुए उसकी मानसिक हालत सही नहीं दिखाई दे रही थी, तो उसे तुरंत ही कोलकाता के पावलोव हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां के डॉक्टर्स ने ये बात अब साफ कर दी थी कि सच में ही पार्थो की मानसिक हालत सही नहीं थी। लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि पार्थो ने किसी को मारा हो, इसलिए उस पर मर्डर चार्जेस नहीं लगाए गए। कुछ समय बाद पार्थो की हालत में सुधार देखते हुए उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। पार्थो अब वातकुंज की एक बिल्डिंग के 11वें फ्लोर में रहने लगा था, जहां उसकी देखभाल के लिए कभी कभी एक केयर टेकर भी आया करता था। लेकिन अब पार्थो खुद को पहले की तरह घर में बंद नहीं रखता था। वो बाहर जाता, थोड़ा डर के ही सही, मगर लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया करता, और साथ ही अब वो अपने पड़ोसियों के लिए गाना भी गाया करता था। ये सब देखकर यही लग रहा था कि फाइनली अब पार्थो अपनी जिंदगी जीने लगा है। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 21 फरवरी 2017 वातकुंज की बिल्डिंग के 11वें फ्लोर के एक घर से पुलिस को कॉल आया कि घर के मालिक पार्थो दे की जली हुई बॉडी उनके बाथरूम में पड़ी है, और अब पार्थो दे इस दुनिया में नहीं थे। पार्थो दे ने अपने मेमोयर में एक लाइन लिखी थी, आई एम नो किलर। शायद ये उनकी एक आखिरी कोशिश थी कि दुनिया उन्हें समझे और उनकी कहानी का दूसरा पहलू भी देखे, एक ऐसा पहलू जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और टीवी डिबेट्स में कहीं खो गया था। जब मीडिया और कई लोग पार्थो को एक कातिल या काला जादू करने वाले इंसान के रूप में देख रहे थे, तब मुझे उनकी कहानी कुछ और ही नजर आती है। मुझे पार्थो एक ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिसने अपनी जिंदगी में लगातार अपने करीबी लोगों को खोया, जो धीरे धीरे दुनिया से दूर होता गया और अकेलेपन के एक अंधेरे दायरे में सिमट कर रह गया। हो सकता है हर कोई मेरी इस बात से सहमत ना हो, लेकिन इस केस को देखने के बाद मुझे पार्थो दे किसी खतरनाक क्रिमिनल से ज्यादा जिंदगी के दुखों से टूट चुके एक इंसान नजर आते हैं। और शायद इसीलिए रॉबिन्सन स्ट्रीट स्केलेटन केस आज भी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी भी है जो अपने दुखों और अकेलेपन के बोझ तले धीरे धीरे टूट गया। और अब रॉबिन्सन का ये घर हाउस ऑफ हॉरर के नाम से जाना जाता है, जिसके पीछे की कहानी असल में काफी ट्रैजिक थी। आपका इस केस के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ ये केस यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नए केस के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।